जगह जगह चाहे पीजेंट मूवमेंट हो, वर्किंग क्लास मूवमेंट हो, देखिए वहां से है। बावजूद इसके अगर इलेक्टोरल विक्ट्री बीजेपी करती है तो बहुत बड़ा डिसास्ट्रस होगा हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए, लोगों के लिए। डिसास्ट्रस ये होगा कि देखिए जो भी थोड़ा बहुत सिटीजनशिप का कंसेप्ट है उसको ये लोग बार्बेरिज्म में ले जाएंगे, ओल्ड वैल्यूज को ये लोग ले आएंगे। लेकिन एक बार अभी आपने कहा ना, ये तो पैराडॉक्स हो गई बात कि आपने ये बोला कि असली मुद्दे ये सब नहीं है, असली मुद्दा है क्या हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ ये बेसिक। तो ये क्यों होगा फिर? नहीं तो ये वही करेंगे। देखिए अभी आप देखिए 12-12 घंटे इन्होंने लेबर लॉज बनाए हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, कर रहे हैं। तो इनकी ये अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं तो जो लेबरिंग मासेज है और डेमोक्रेटिक मासेज है उसके जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको इन द फेवर ऑफ द कैपिटल, इन द फेवर ऑफ द फाइनेंस कैपिटल, पहला काम ये होगा कि उसको सप्रेस करेंगे, उसको खत्म करेंगे। ये जो 25% बिलो पॉवर्टी लाइन, अरे 25 ने भाई, जिस देश में 80% मैंने अभी आप 80 करोड़ पॉपुलेशन, 5 रुपए 10 रुपए, मैंने अभी आप देखिए बिहार का जनगणना भी है, 6000 से कम कमाने वालों की संख्या दलित और पिछड़ों की 50,000 है, इवन अपर कास्ट का भी 25 से 26%। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये इनकी लाइफ तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा। देखिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन तो उनको लाभार्थी के नाम पर उनको एक भिक्षा मांगने पर देखिए वो बना दिया जा रहा है, लेकिन इसका एक वॉइस भी उठ रहा है इसके विरुद्ध। जैसे मैं एक उदाहरण आपको, कहाँ से वॉइस उठ रहा है? अभी मास के लेवल पर भी गोरखपुर में एक घटना हुई जिसमें आईपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारापुरी, उनकी गिरफ्तारी हुई। वहां लोगों ने नारा लगाया कि हमको जो सरकारी जमीन है दे दो, हम जिंदा रहेंगे, हम तुम्हारे ऊपर भिक्षा पर नहीं निर्भर रहे, हम लोगों को 1 एकड़ जमीन मिल जाती। तो यह वॉइस जो आई है वो ग्रासरूट लेवल से आई, बाहर के ऊपर की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाई। लोग जानते हैं कि 5 किलो अनाज से मेरी जिंदगी कैसे चली। और मिडिल क्लास में भी है कि अभी जो जॉब्स है लोगों के पास, अभी वो रिटायर होने के बाद उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं तो वो तो देखिए मिडिल क्लास तो बहुत ही डिप्राइव्ड और बहुत ही डिस्ट्रेस में चल रहा है। मिडिल क्लास का वह हिस्सा जो लेबरिंग मास है जी, और जो यह भी सच है कि उतनी ही पूंजी बनाने वाले लोग भी हैं जो कोरोना पीरियड में भी जिन्होंने बहुत ज्यादा पूंजी बना लिया, वो कारपोरेट हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग। लेकिन कॉमन जो मिडिल क्लास जो मैंने उसकी जो लाइफ है वो तो बहुत ही डिस्ट्रेस में जा रही। तो ये बातें कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगी? नहीं ये बातें देखिए, तो पहली बात है मैं महसूस करता हूँ कि इसकी एजेंसी देश में काम करना जो सबको करना होगा, सिविल सोसाइटी करना होगा, पॉलिटिकल फॉर्मेशन को करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनके अंदर एक ह्यूमन सेंस बहुत गहरा है, और हमारे ही देश में नहीं, मैं बहुत सारे देशों में देखी। जैसे देखिए अमेरिका इजराइल की कॉन्स्पिरेसी थी कि हम रौंद देंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस उस जमीन से उभरा। अब ये अलग बात है कि कोई संगठन उसको लीड करे न करे, रेजिस्टेंस मास से उभर रहा है। भारतवर्ष में भी एक अच्छी बात यह है कि पहली बात है कि जो उनको जिस लेवल पर इन्होंने बना रखा था कि हमारे देश में जो इन्होंने पूरा एजेंडा शिफ्ट किया था, फिर जनता उस एजेंडे पर लौट रही है। अब हिंदू मुस्लिम का एजेंडा उतना तमाम कोशिशों के बावजूद योगी चलाए, मोदी चलाए, वो अभी बन नहीं पा रहा है। लोग अपने इश्यूज पर आ रहे हैं। देखिए लोग ये इंडियन सोसाइटी एक्सट्रीम में जी नहीं सकती। अब धीरे धीरे ये एहसास, ज्यादा दिन तो नहीं चलाना है, अगर वो 6 महीने ही चलाना है इस तरह का, तो आप देखिए आपकी आइडियोलॉजी शुरू से जो रही है, आप उस नजरिए से बात कर रहे हैं। नहीं मैं मार्क्सिस्ट के नजरिए से कह रहा हूँ, मैं अपनी आइडियोलॉजी से नहीं कह रहा हूँ। मेरा जो मास का एक्सपीरियंस है
जहां मैं देख रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज उतना रोल नहीं ले पा रही। मास का रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया जी कि यूपी और पंजाब ने, हरियाणा ने बड़ा पावरफुल पीजेंट मूवमेंट विटनेस किया। जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। अच्छा, कोई थ्रेट दिख रहा है आपको इलेक्शन के पहले? थ्रेट तो बहुत है कि आपके पास। जैसे पिछली मर्तबा भी? नहीं, थ्रेट तो हम तो हर वक्त इस खतरे के दौर से ही गुजरते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवीजन हुआ है उसका जो नासूर है जी, और हमने, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रवाद जो हमारा उपनिवेशवाद के विरुद्ध था जी, वह राष्ट्रवाद हमने अभी के दौर में पाकिस्तान और चीन विरुद्ध बना। तो ये तो कभी भी आरएसएस और योगी और मोदी कर सकते हैं, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल नहीं है कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग ये मानते हैं कि भाई लास्ट मोमेंट में जी, कोई इतना बड़ा गेम अगर खेलना हो तो आरएसएस बीजेपी वाले हेजिटेट नहीं करें। लोग जाने उनको उसके, देखिए अभी जैसे मान लीजिए वो जो आदमी कश्मीर में उस समय सतपाल मलिक जी, उस समय लेफ्टिनेंट वो उसके वो थे, गवर्नर थे, और उन्होंने कहा कि साहब उनको जब रिपोर्ट किया इस बात का कि सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, हवाई जहाज दे देते, बोलते रहे, और ये उनका कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी गई। और यहाँ तक वो कहते हैं कि मोदी ने कहा कि तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। उन्होंने जब जिम्मेदारी वहन करने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर कहा कि अगर हमें ही ये परमिशन दे दिया गया होता तो हम लोग कर लिए हो। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि चुनाव आते आते ये कोई असंभव बने, आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई गिरती हुई परिस्थिति में यह सरकार कोई ऐसा डिवेसिव पॉलिटिक्स कर दे जिससे लोगों को डाइवर्ट करने में उसे मदद। एक ये थ्रेड है, और दूसरा ये है कि पोस्ट इलेक्शन, मतलब अगर रिपीट होने के बाद के थ्रेड्स हैं कि जो कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल की बात हो रही है वो आगे बढ़ सकती है। हमारी, हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। काम आप कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेस खुद यूज करके आप सोशल सर्विस में लगे हुए हैं और देश को बचाने में आप योगदान, या इसी तरह से योगदान करते रहें। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं महसूस करता हूँ कि इलाहाबाद इस मामले में इनलाइटेंड हो रहा है रहमान भाई, कि आप जैसे लोग एक अदर वॉइस को भी लोगों के बीच में ले आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर फिनांस कैपिटल के खतरों से लोग वाकिफ हो रहे हैं और उसको आप पकड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो मान लीजिए एक मीन्स है, असली सर्विस तो फिनांस कैपिटल की है। तो इससे जो सचेत इलाहाबाद में आप जैसे लोग हो रहे हैं, ये पूरे देश में एक आम लोगों की समझ का हिस्सा बने। धन्यवाद, आपसे बात करते रहेंगे। तो अभी हमने बात की आखिर प्रताप सिंह साहब से, और उन्होंने बताया कि जो फिनांस कैपिटल और जो असली मुद्दे हैं, जो मुद्दे दिखाए जा रहे हैं, वो असली मुद्दे नहीं है, मुद्दे असली बैकग्राउंड में है, वो पब्लिक तक आने चाहिए। और हम आगे भी और लोगों की बातों से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।